हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूसोपीडिया वर्ड। और आज से हम अपनी हिस्ट्री का भी रिवीजन सीरीज़ शुरू करने वाले हैं बोर्ड्स के लिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका इंट्रोडक्शन देख ले, तो अगर आपने अपनी एनसीईआरटी बुक के पन्नों में कुछ पन्ने पीछे जा कर के देखा होगा तो आपको मिला होगा थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एमर्ज्ड इन यूरोप। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि आखिर यूरोप में नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो कैसे आया, हाउ टेरिटरीज व यूनिफाइड, टेरिटरीज कैसे यूनिफाई में, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले यूरोप में ऐसे नेशन स्टेट्स नहीं थे। पहले जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, फ्रांस ये सब नहीं हुआ करते थे। पहले किंगडम्स होते थे, ऑटोमन एम्पायर, तो ये सारे किंगडम्स एम्पायर्स हुआ करते थे। तो आखिर इनसे ये नेशन स्टेट्स बने कैसे वो हम पढ़ेंगे। एंड नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म, और ये गवर्नमेंट कैसा है, क्योंकि हमें पता है पहले तक तो राजा रानी वाला मोनार्कियल रूल चलता था, तो अब ये नेशनल गवर्नमेंट कैसे अचानक आ गई। इट वॉज अ प्रोसेस दैट टुक मेनी डिकेड्स, इन्वॉल्व्ड मेनी वॉर्स एंड रिवॉल्यूशंस, मेनी आइडियोलॉजिकल बैटल्स एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये जो प्रोसेस थी इसमें बहुत साल लगे, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारी जंगें लड़ी गई, रिवॉल्यूशंस हुए, आइडियोलॉजिकल बैटल्स हुए, सब की अलग अलग विचारधारा थी, उन सब में भी लड़ाई हुई, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुए। तो उसके बाद जा कर के आज का जो हम देख सकते हैं अपने आसपास ऐसी स्थिति आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट पेज में आपको दिख रहा होगा कि एक ड्राइंग है, एक पेंटिंग है सॉरी। तो इस पेंटिंग में आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो 1848। तो फ्रेडरिक सोरियो जो थे वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे और उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी। तो इस पेंटिंग में उन्होंने क्या दर्शाया, इस पेंटिंग में उन्होंने एक यूटोपियन सोसाइटी का विजन दिखाया, अपनी ड्रीम दिखाया एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक की। तो इसमें तुम्हें अमेरिकन और यूरोप के लोग दिखेंगे, मैन और वुमेन दोनों, जो कि इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे से गुजरते हुए दिख रहे हैं, जिसका मतलब कि उन्हें लिबर्टी मिल रही है। मोनार्कियल रूल से वो फ्री होकर के उनकी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक हो रही है। साथ ही साथ नीचे तुम्हें कुछ सिंबल्स पड़े मिलेंगे जो कि दिखाते हैं कि मोनार्कियल रूल ख़त्म हो रहा है। और ऊपर तुम्हें बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस दिखेंगे जो कि एक यूटोपियन विजन को दिखाते हैं, को दर्शाते हैं। तो आखिर हम इस पेंटिंग को देख क्यों रहे हैं, इसका मतलब क्या है हमारे फर्स्ट चैप्टर में। तो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि ये जो पेंटिंग सोरियो ने बनाई है, जो सोरियो का विजन है, इसके बहुत सारे इश्यूज़ को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म था वो एक फोर्स की तरह आया जिसने बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए यूरोप में, पॉलिटिकली भी और मेंटली भी। और इसका एंड रिज़ल्ट क्या था कि नेशन स्टेट बने और मल्टी नेशनल जो डायनेस्टिक एम्पायर्स थे यूरोप के वो हट गए। तो सबसे पहले नेशन स्टेट बोलते किसे हैं? नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। द कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, इट वॉज फोर्स्ड टू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड अ कॉमन पीपल। तो नेशन स्टेट हम उससे बोलते हैं जहाँ की मेजॉरिटी ऑफ सिटीज़न, ज़रूरी नहीं है कि सारे सिटीज़न, लेकिन जो मेजॉरिटी होती है, साथ ही साथ वहाँ के जो रूलर होते हैं उन सब के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी का सेंस होता है। जैसे हम सब हैं तो हमारे अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी का सेंस है कि हम सब इंडियंस हैं। साथ ही साथ शेयर्ड हिस्ट्री होती है, हम सब की एक हिस्ट्री है। अब चाहे तुम वो अकबर के ज़माने का लो या फिर तुम ब्रिटिश के ज़माने का लो, एक शेयर्ड हिस्ट्री है हमारे पास। और ये जो कॉमननेस होती है, ये ऐसा नहीं होता है कि हम साइंटिफिक उसमें नहीं जाएंगे कि जानवर से इंसान कैसे बने। वो ये होता है कि किस तरीके से स्ट्रगल्स हुए, किस तरीके से हमारे लीडर्स ने कुछ एक्शन लिया, हमारे यहाँ के पुराने कॉमन पीपल ने क्या एक्शन लिया और उस तरीके से कैसे हिस्ट्री बनी। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये हम क्लास 9 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो इस साल पढ़ लेना। तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण फ्रांस में बहुत बड़े चेंजेस आए थे, क्योंकि 1789 से पहले फ्रांस जो था वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क था, वहाँ मोनार्कियल रूल था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो पावर थी वो मोनार्की से बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स के लोगों के पास चली गई। अब ये एकता की भावना अब ये कैसे लाया गया
फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले तो लोगों के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी लाई गई फ्रेंच लोगों के अंदर, आइडियाज़ ऑफ ला पैटर एंड ले सिटोयन, द फादर एंड द सिटीजन। जैसे हम भारत माता बोलते हैं तो वहाँ फादरलैंड हुआ। उसके बाद एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया, ट्राई कलर, जो कि फॉर्मर जो फ्लैग था उसको रिप्लेस करा उसने। जनरल स्टेट्स जो थे वो एक्टिव सिटीजन्स ने से के द्वारा चुने गए। नए हम हिम्स बने, ओथ्स लिए गए, मार्टर्स जो थे वहाँ के उनको कॉमेमोरेट किया गया नेशन के नाम पे। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, यूनिफॉर्म लॉज लाए गए सारी सिटीज़न के लिए। अब जो हमने पढ़ा था लास्ट ईयर कि फ्रांस में 3 स्टेट हुआ करते थे, तो अब ऐसा नहीं था, वहाँ सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज ला गए थे, सबके लिए एक नियम कानून बराबर है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, वहाँ यूनिफॉर्म सिस्टम ला गया था, यहाँ जितना 1 किलो है वो दूसरी जगह भी उतना ही 1 किलो होगा। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया, फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया था। साथ ही जो फ्रांस में ये सब कुछ हो रहा था ये यूरोप की डिफरेंट सिटीज़ में जा रहा था, और वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे वो लोग जैकोबिन क्लब्स शुरू करने लगे थे। इनकी एक्टिविज़ और इनके कैंपेन ने फ्रेंच आर्मीज़ के लिए रास्ता बनाया कि वो लोग हॉलैंड गए, बेल्जियम गए, स्विट्ज़रलैंड गए और इटली तक भी पहुँच गए थे 1790s तक। अब जैसे हमने पढ़ा कि वहाँ मोनार्की से हट करके डेमोक्रेसी आ गया था, लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा था कि दोबारा वो नेपोलियन के पास आ गया था और नेपोलियन डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वहाँ डिक्टेटरशिप ला गया था। लेकिन नेपोलियन डिक्टेटरशिप ला करके भी उसके कुछ ऐसे रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स थे जिसने कि वहाँ के जो होल सिस्टम था उसे और रेशनल और एफिशिएंट बना दिया। तो क्या था, वो था नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, या फिर हम बोल सकते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। तो इस कोड ने क्या किया, इस कोड ने सारी जो फ्यूडल सिस्टम था उसे अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम मतलब कि लैंड ओनर जो है अपने लैंड को लैंडलेस फार्मर्स को दे देगा। प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ रिमूव्ड, बर्थ के बेसिस पे जो प्रिविलेज थे वो हटाए गए। स्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल होंगे। सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी वहाँ दे दी गई कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी ही राइट होगा उसके ऊपर। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। अब ये जो हुआ, इससे जो स्मॉल बिजनेसमैन थे या स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे और बिजनेसमैन थे उनके लिए बहुत प्रॉफिट का ये सिविल कोड रहा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर, अब यहाँ जितना 1 किलो वहाँ दूसरी जगह भी 1 किलो होगा, तो उससे उन्हें फ़ायदा और था। साथ ही साथ कॉमन नेशनल करेंसी थी, तो उसमें मूवमेंट और जो गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है उनसे उन्हें फ़ायदा हो रहा था। और जैसे जैसे ये फ्रांस की जो स्टोरी से दूसरी जगह पहुंच रही थी, तो बाकी जगह के लोग भी चाहते थे कि फ्रांस में जैसा ये सिविल कोड चल रहा है वैसे ही उनकी जगह भी आए। तो इसलिए हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड और काफ़ी सारी सिटीज़ जैसे कि ब्रसेल्स, मेंस, मिलान, वार्सो एंड वहाँ फ्रेंच आर्मीज़ को लिबर्टी के हार्बिंगर्स की तरह वेलकम किया गया। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चला, इंथुसियाज्म उनका जल्दी से हॉस्टिलिटी में बदल गया, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, फ्रांस के जो लीडर थे वो इन लोगों से जहाँ इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था वहाँ उन्होंने टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगा दी, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, ज़बरदस्ती उन्हें फ्रेंच आर्मीज़ में डाल रहे थे ताकि उनका एडवांटेज ले सके। और ये जो एडवांटेज उनका ले रहे थे तो वहाँ के लोगों के लिए एडवांटेज कम, डिसएडवांटेज ज़्यादा हो गया था। तो इसीलिए इन लोगों को अब ये अच्छा नहीं लग रहा था कि फ्रांस उनके ऊपर ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।